हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो आपको क्लास 12th एंड क्लास 11th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करता है और आगे भी करेगा। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संचारण के रोकथाम के उपाय। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संचारण के रोकथाम के उपाय। मतलब संचारण जो होता है उसको कैसे रोक सकते हैं। पहले तो संचारण का मतलब क्या होता है तो ये मैंने इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर बता दिया है और थोड़ा सा भी रिवाइज कर देता हूं। संचारण का सिंपल मतलब होता है जंग लगना। वायुमंडल या किन्हीं अन्य रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह जो धीरे धीरे नष्ट होती है, जो उसके ऊपर जंग लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। अब उस संचारण को कैसे रोक सकते हैं, कैसे धातु की सतह को जंग लगने से बचा सकते हैं, वही अपने को आज लिखना है, वो उपाय अपने को लिखना है। देखो एक एग्जांपल ले लो, लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लगती है। एक इमेजिन करो अपने को लोहे के ऊपर जंग लगने से बचाना है, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो थोड़ा सोचना है कि लोहे के ऊपर जंग लगने से बचाना है तो क्या कर सकते हैं हम। लोहे को पेंट कर देंगे। बताओ लोहा है, लोहे को पेंट कर देंगे तो वो क्या होगा, वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा। जब वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। घरों के अंदर भी हम यही करते हैं, कोई भी लोहे का अगर कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी हो, दरवाजा वगैरह हो, तो उसको जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं और उसके ऊपर पेंट करने पर उसमें जंग नहीं लगती। तो पहला वाला पॉइंट बन गया अपना। पहला वाला पॉइंट देखो, क्वेश्चन क्या था, संचारण को रोकथाम के उपाय। पहला उपाय क्या हो जाएगा, धातु की सतह को पेंट या पॉलिश करके। तो पहला वाला लिख दिया मैंने। पहला पॉइंट हो गया धातु की सतह को पेंट या पॉलिश करके। पेंट या पॉलिश करके। अब देखो धातु की सतह को पेंट या पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, तो पेंट या पॉलिश करने के से जो धातु की सतह है वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगी, और जब वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगी तो उसका संचारण नहीं होगा। तो आगे हम लिख देते हैं धातु की सतह पर, धातु की सतह पर पेंट या पॉलिश करके संचारण को रोका जा सकता है। संचारण को रोका जा सकता है। अब कैसे रोका जा सकता है, धातु की आगे आगे लिख रहा हूं यहां पर, पेंट या पॉलिश करके, पेंट या पॉलिश करने से धातु वायु व नमी के संपर्क में नहीं आती है, नहीं आती है। तो अगर हम किसी धातु के ऊपर पेंट या पॉलिश कर देंगे तो वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगी, और जब वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगी तो उसका संचारण रुक जाएगा, संचारण नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट बन गया। सेकंड वाला पॉइंट क्या रहेगा, देखो सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा धातु की सतह पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर। आपने देखा होगा कोई सी धातु है, धातु को संचारण से बचाने के लिए उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, तेल या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं। अगर उसके ऊपर तेल या ग्रीस लगा देंगे, तेल या ग्रीस लगाने पर क्या होगा, जो धातु है वो धातु डायरेक्ट नमी और वायु के संपर्क में नहीं आएगी। अगर उसके ऊपर पानी भी डालोगे तो पानी वापस उसके ऊपर बूंद बूंद चिपक के बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रीस क्या होता है, अंदर पानी को जाने नहीं देता है, तेल भी अंदर पानी को जाने नहीं देगा। तो जो धातु है वो धातु वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी, और धातु वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी तो उस पर जंग नहीं लगेगी। अब यहाँ पर यह है कि ये जो नमी और पेंट करते हैं, सबसे पहले क्या है, तेल और ग्रीस की परत चढ़ाते हैं या पेंट करते हैं, तो लाइफ टाइम नहीं रहता है, थोड़े समय के बाद निकल जाता है। तो अपने को थोड़े समय के बाद वापस परत चढ़ा देना है, वापस कलर कर देना है, वापस ग्रीस लगा देना है, तो वापस जो धातु है वो जंग लगने से बच जाएगी। क्योंकि देखो लाइफ टाइम तक तो नहीं चलेगा है, थोड़े दिन तक चलेगा, थोड़े दिन तक पेंट चलेगा, या थोड़े दिन तक तेल या ग्रीस उसके ऊपर टिका रहेगा, फिर धीरे धीरे निकल जाएगा वो, तो वापस जंग लगने लग जाएगी। तो वापस यदि जंग लगने से बचाना है तो हम वापस क्या कर देंगे, उसके ऊपर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा देंगे।
आई बात समझ में पूरा। तो अगले वाले पॉइंट के अंदर भी सेम जैसा हमने ऊपर वाले में लिखा है ऐसा कैसा लिखना है, या डायरेक्ट लिखा है उसके अंदर, तेल या ग्रीस की परत चढ़ाने पर धातु वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब वो हो गया वायु और नमी, वायुमंडल के संपर्क में नहीं आती है। इस प्रकार संक्षारण रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये हो गया सेकंड वाला उपाय संक्षारण को रोकने का। अब थर्ड वाला देखो थोड़ा सा अलग है। थर्ड वाला है शुद्ध धातु का उपयोग करके, शुद्ध धातु का उपयोग करके। देखो अगर हम कोई सी भी धातु का उपयोग कर रहे हैं, यदि वह धातु पूरी शुद्ध है, जैसे लोहा लिया, शुद्ध लोहा है, तो शुद्ध लोहे के अंदर बहुत कम जंग लगती है। लोहा जो शुद्ध लोहा होता है थोड़ा नरम होता है, उसको उपयोग में लेने जैसा बनाने के लिए उसके अंदर कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं और उन अशुद्धियों के कारण उसके अंदर जंग लगना चालू हो जाती है, जंग ज्यादा लगती है। बाकी शुद्ध लोहे के अंदर भी जंग लगती है लेकिन बहुत कम लगती है। जैसे अगर चांदी लेंगे, प्योर चांदी होता है, प्योर चांदी के अंदर बहुत कम जंग लगती है। लेकिन अगर चांदी के अंदर आपने मिलावट कर दी, उसके अंदर तांबा मिला दिया, तांबा मिलाने पर उसमें धीरे धीरे जंग लगने लग जाती है। ऐसा कैसा सोने के अंदर भी होता है। देखो सोना भी अलग अलग आता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे अलग अलग आता है। तो उनमें फर्क क्या है? 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड है, गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं। अगला 22 कैरेट मतलब उसमें थोड़ी मात्रा में या तो चांदी मिला है या फिर कॉपर मिला है। फिर अगर 18 कैरेट पर जाएंगे तो 18 कैरेट पर भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में क्या है? सोना है। बाकी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर या तो चांदी हो सकती है या फिर तांबा हो सकता है। देखो उसके अंदर मिलावट कर दी है, मिलावट करने पर क्या होता है? जो शुद्ध धातु है, शुद्ध सोना है, उसके अंदर कम जंग लगती है, मतलब वो खराब नहीं होता है। लेकिन जो हम 18 कैरेट वाला लाते हैं, अगर हम 18 कैरेट के आभूषण बनाए या उससे और कम वाले बनाए तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्योर होता है 22 कैरेट या 24 कैरेट, वो बहुत लेट तक खत्म होता है। तो उसमें ही होता है। जो 18 कैरेट वाला रहेगा उसमें मिलावट हो जाएगी, मिलावट होने पर धीरे धीरे उसका संचारण हो जाएगा। लेकिन जो प्योर रहेगा, प्योर के अंदर संचारण नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने यह लिखा है शुद्ध धातु का उपयोग करके हम संचारण को रोक सकते हैं। तो अगला वाला पॉइंट शुद्ध धातु का उपयोग करके, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे। शुद्ध धातु का उपयोग करके संचारण को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। शुद्ध धातु का उपयोग करके किसको रोक सकते हैं? संचारण को रोक सकते हैं। अगला देखो एक और पॉइंट है, अगला चौथा वाला पॉइंट हो जाएगा मिश्र धातु का उपयोग करके, मिश्र धातु का उपयोग करके। अब यहां पर आप बोल दो सर अभी तो आपने इसके पहले लिखा कि शुद्ध धातु का उपयोग करो, फिर लिख दिया मिश्र धातु का उपयोग करो, मतलब पहले बोल दिया कि मिलावट मत करो, बाद में बोल रहे मिलावट करो। देखो यहाँ पर मिश्र धातु के अंदर वो धातुएं नहीं आ रही जिनमें मिलावट करने पर संचारण बढ़ जाता है, वो वाली धातुएं नहीं है। कुछ मिश्र धातु ऐसी भी होती है जिनको बनाने पर उसके अंदर बहुत कम संचारण होता है। जैसे आपके घर के अंदर जब आप खाना खाते हो, खाना जिस प्लेट के अंदर खाते हो, वो प्लेट क्या होती है? स्टील की होती है, उसको बोल दो होती है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। उस मिश्र धातु के अंदर बहुत कम जंग लगती है। जैसे आपने देखा होगा रोज खाना खा रहे हैं, रोज वो पानी के संपर्क में आ रहा है, रोज अम्ल के संपर्क में आ रहा है, क्षार के संपर्क में आ रहा है, लवण के संपर्क में आ रहा है। अब आप बोल दो सर पानी तो आ गया समझ में, पानी के संपर्क में आ रहा है, लेकिन ये अम्ल क्षार लवण कहां से आ गए? देखो आप खाना खाते हो तो कभी सब्जी क्या होती है? खट्टी होती है, कोई खट्टी सब्जी खा रहे हो, या फिर खट्टी होती है तो उसके अंदर क्या आ गया? अम्ल आ गया। या कभी सब्जी के अंदर एक और हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। नमक का मतलब क्या हो गया? लवण हो गया है। सब्जी को जब सब्जी खत्म कर दी हमने, जब लास्ट में थाली बची है, उस थाली को साफ करते हैं तो साबुन से साफ करते हैं। उस साबुन के अंदर क्या होता है? क्षार होता है। देखो अम्ल क्षार लवण तीनों के संपर्क में आ रही है थाली, तीनों के संपर्क में वो स्टील आ रहा है। और अम्ल क्षार लवण, एक और क्या है? नमी, एक और क्या है? वायु, सबके संपर्क में आ रहा है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जंग नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो एक मिश्र धातु का बना होता है और वो ऐसी मिश्र धातु होती है जिसके अंदर बहुत कम जंग लगती है। तो इस प्रकार की हम मिश्र धातु बनाकर भी जंग को रोक सकते हैं, संचारण को रोक सकते हैं।
तो अगला वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, मिश्र धातु का उपयोग करके, या आगे लिख देना यहां पर पूरा, मिश्र धातु का उपयोग करके संक्षारण को रोका जा सकता है, संक्षारण को रोका जा सकता है, संक्षारण को रोका जा सकता है। ये अगला पॉइंट बन गया, बहुत सरल पॉइंट था। मिश्र धातु का उपयोग करो, उपयोग करने पर संक्षारण को रोक सकते हैं। उदाहरण भी लिख देना, उदाहरण क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील, क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। अब देखो अगला वाला पॉइंट, अगला वाला सबसे मेन पॉइंट आईएमपी है। पांचवा हो जाएगा बलिदानी संरक्षण, क्या हो जाएगा अगला, बलिदानी संरक्षण। अब ये बलिदानी संरक्षण क्या होगा, देखो इसको समझना है, मेन पॉइंट है, इसको तो याद रखना ही। अब बलिदानी संरक्षण क्या होगा, देखो बलिदानी संरक्षण के अंदर ऐसा होगा, हम कोई ऐसी धातु लेंगे जिसको जंग लगने से बचाना है, जंग लगने से बचाने के लिए उस धातु के ऊपर उससे भी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देंगे। जैसे लोहा है, आपके घर में आपने चद्दर देखे होंगे, चद्दर क्या होते हैं, लोहे के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक चमकीली परत चढ़ी हुई थी, शुरू लाते बहुत ज्यादा चमकते हो, थोड़े दिन बाद उनकी चमक कम हो जाती है। देखो जो चद्दर होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब जिंक की परत क्यों चढ़ाई, क्योंकि जो जिंक होता है वो जिंक अधिक क्रियाशील होता है, अपने को लोहे को जंग लगने से बचाना है। जैसे डायरेक्ट अगर लोहे के चद्दर ले लेंगे, लोहे के चद्दर का मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो, डायरेक्ट सरिया ले लिया, अब सरिये को छत के ऊपर डाल देंगे केवल, तो सरिये में तो जंग लगने लग जाएगी। तो इसीलिए वो जो लोहा था, प्योर लोहा था, लोहे के ऊपर हमने क्या कर दिया, जिंक की परत चढ़ा दी। जिंक की परत चढ़ाने पर क्या होगा, जो ऊपर जिंक है उस जिंक का संक्षारण हो जाएगा, जिंक के ऊपर जंग लग जाएगी, धीरे धीरे जिंक खत्म हो जाएगा और अंदर अपना जो लोहा था, लोहा बच जाएगा। अब आप ये बोलो कि सर जिंक खत्म हो जाएगा उसके बाद तो जंग लग जाएगी, तो आपको बता दूं कि जिंकों को खत्म होने में भी बहुत साल लगते हैं। आपके घर में यदि चद्दर है, चद्दर के ऊपर कोई कचरा नहीं पड़ा है, केवल पानी गिर रहा है, निकल रहा है, तो चद्दर बहुत लेट तक चल जाते हैं, बहुत समय तक टिक जाते हैं, उनके अंदर बहुत लेट तक जंग लगती है। तो उसके अंदर वही होता है, जो ऊपर जिंक है, जिंक के अंदर भी लेट जंग लगेगी, अंदर वाला नहीं सड़ेगा। लेकिन देखो अगर हम डायरेक्ट लोहा लेंगे तो डायरेक्ट लोहे के अंदर तो जंग लग जाएगी, लेकिन उसको जंग से बचाने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी। देखो कोई एक धातु ली अंदर, उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक और धातु की परत चढ़ा दी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बलिदानी संरक्षण। इसके अंदर होता क्या है, कोई एक धातु लेते हैं अंदर, उसके ऊपर उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा लेते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे से अधिक क्रियाशील जिंक होता है, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, तो जो जिंक है, जिंक का तो संक्षारण हो जाएगा, लेकिन लोहे का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। मतलब एक कम क्रियाशील धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हमने उसके ऊपर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी है, तो अधिक क्रियाशील धातु का तो संक्षारण हो जाएगा, लेकिन कम क्रियाशील धातु का क्या हो जाएगा, संरक्षण। तो वही यहाँ पे अपने को लिखना है। देखो एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर क्लियर समझते हैं। बलिदानी संरक्षण के अंदर क्या होगा, पहले पूरा लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, जैसे तो डायरेक्ट देखो थोड़ा और सरल बना के लिख देते इसको, क्या रहेगा, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए उस धातु पर उससे अधिक क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे अधिक क्रियाशील, जिससे अधिक क्रियाशील धातु का संक्षारण हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। जबकि कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु का संरक्षण हो जाता है,
संरक्षण हो जाता है। देखो इसका एक उदाहरण याद रख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको बोल के बता दूंगा, पूरा वो लिख लेना। बाकी उदाहरण के लिए यहाँ लिख रहा हूं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक क्रिया होती है जो सेम टू सेम इसी के ऊपर लगती है। अबे गैल्वेनीकरण क्या आपको बताता हूं। देखो पहले इसको समझते हैं, क्या लिखा है हमने। किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर उससे भी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे अधिक क्रियाशील धातु का संक्षारण हो जाता है और कम क्रियाशील धातु का संरक्षण हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या किया, एक धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी। फिर क्या होगा, जो ऊपर वाली धातु की जो हमने परत चढ़ाई है उसका संक्षारण हो जाएगा, लेकिन अंदर वाली धातु का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण का मतलब बचना, तो अंदर वाली धातु बच जाएगी, ऊपर वाली खत्म हो जाएगी। ऊपर वाली खत्म हो गई मतलब उसका संक्षारण हो गया, अंदर वाली बच गई मतलब उसका संरक्षण हो गया। तो बस वही तो मैंने यहाँ लिखा है। देखो अंदर वाली बच जाती है और बाहर वाली का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। अंदर वाली का संरक्षण हो जाता है, बाहर वाली का संक्षारण हो जाता है। ठीक, अब देखो आगे, ये तो हो गया एक, ये मेन उदाहरण ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है। उदाहरण क्या है, गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण के अंदर ये जो मैंने ये परिभाषा लिखी है इसी का उदाहरण आ जाएगा। जैसे लोहा है, जो अभी मैं बता रहा हूं, लोहा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो जिंक का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, लोहे का क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। इस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। मतलब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। आगे इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो कि लोहे के ऊपर, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। इसमें जिंक का संक्षारण हो जाता है, लोहे का संरक्षण हो जाता है। आया समझो पूरा। तो मुझे जहां तक लगता है आपको संक्षारण के रोकथाम के सारे उपाय क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, संक्षारण, लोहे पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री के बेस से। तो अगला ये वाला वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके नोट्स बना लेना। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू।